खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। कर पाए मुझे तेरी गंदी Good morning, sir. भेज दो जरा सा, भेजो जरा सा, भेज दो एक्सपर्ट को। बेटा वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Good morning, sir. ये स्पॉट एंड इनेबल एडिटिंग भूल गए? इनेबल एडिटिंग भूल गए? हाँ भूल गए। तो बस टू टाइम स्किप करो यहाँ से। हाँ मैं सब कर लूँ। अच्छा फिर शेयर करना पड़ेगा ना? हाँ वापस से दोबारा स्क्रीन शेयर करनी। और ये स्पॉटलाइट वाला मुझे नहीं पता, इसको कप में डाल देना। हाँ कप में अब दोबारा स्क्रीन शेयर करो क्लास पे जाके। यही है ना? ये नहीं है, ये नहीं नीचे वाली यही ना? हाँ ये शेयर करो। ये इसका स्पॉटलाइट वाला कैसे करना? स्पॉटलाइट करना है तो या फिर थ्री डॉट पे आगे करो। कहाँ है स्पॉट? अच्छा ये है ना बस ठीक है हो गया। हो गया ये सब हटेगा नहीं? ये सब नहीं रहने दो। ये क्लास पिक्चर वगैरह जा रही होगी वहाँ पे? सब जा रही है। कंफर्म कर लो आप उससे। स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। ओके फिर से करें? ओके वो करो चैट खोलो। वो चैट खोल रही है। हाँ चैट खोला है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? Yes, sir. और सुनाओ सर क्या हाल है? नहीं हुआ सर? स्क्रीन तो शेयर और सर हाँ ठीक है सर। किया तो था होस्ट एंड को होस्ट। ठीक है मत करो सर। हेलो चलन दो सर। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है बेटा? स्क्रीन सब क्लियर है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। वो जो आता है उसमें गड़बड़ हुआ है ना? हाँ सर वही आता है। चैट वाला कर दिया पहले। होस्ट एंड होस्ट कर रखा है ठीक है।
शुरू करो सर एंजाइम। आ रही है आवाज। अरे भैया ऑडियो चालू है। पहले चैट वाले पे कर दीजिए, जो अनम्यूट करते हैं ना वही गड़बड़ हुआ है। गुड मॉर्निंग सर। शुभम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। शुभम। खुद से अनम्यूट कर लो। सर तो यार अनम्यूट करो। आवाज अब आ रही है ऋषित? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो स्क्रीन सब शेयर हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन एंजाइम खत्म करेंगे, इसके बाद ट्रांसपोर्टिंग प्लांट रहेगा तो उसको आगे किया जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं एंजाइम में। बेटा अभी तो ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, सब हो जाएगा, बस अब एक ही चैप्टर रह गया ना, उतनी टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। एंजाइम चलो स्टॉप चैटिंग। हाँ लास्ट में जैसे ही ये आपके ओमिक्रॉन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर सब जो ऑफलाइन चालू हो जाएंगे, है ना बेटा। इसमें सिस्टम का कोई रोल नहीं है, जैसा गवर्नमेंट गाइडलाइन देगी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना।
मेजर वगैरह जब तक आएंगे तब तक सारे ऑफलाइन आ जाएंगे धीरे धीरे, है ना। यूरिड्स अमाइड नहीं, अमाइड जैसा है, उसमें भी NH2 ग्रुप ज्यादा होते हैं अमाइनो एसिड के कंपेयर। ठीक है, चलो अब बस चैटिंग बंद करो, सुनो ध्यान से। एंजाइम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एन का मतलब इन होता है, जाइम शब्द आया किसके लिए, इसके लिए। इसके डिस्कवरर अगर पूछा तो आंसर गया क्या, बुकनर। जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो जाइमेज था। कहां से डिस्कवर किया था, ईस्ट सेल से। ये पूछा गया आपसे नीट में, द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय, तो कौन है, द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय, तो कौन है। Almost all enzymes are proteinaceous in nature except some nucleic acids that behave like enzyme called ribozyme. ये भी क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है। ज्यादा ये स्टेटमेंट अगर दे दिया कि which one of the following statement is correct regarding enzyme, ट्रांसअमीनेशन अनामिका मैंने पढ़ाया था, रिडक्टिव अमीनेशन पहले होगा, ग्लूटामिक एसिड बनेगा तो वो ट्रांसअमीनेशन में जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा अनामिका। चलो सुनो एक एक पॉइंट। एंजाइम हमने कहा दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एन का मतलब इन होता है, जाइम शब्द कहां से आया हुआ, ईस्ट से आया हुआ है। फर्स्ट एंजाइम जो डिस्कवर किया था वो बुकनर ने किया था, ईस्ट से किया था, नाम था उसका जाइमेज। फिर इसके बाद टर्म एंजाइम दिया था कोने ने। जेबी समनर ने फर्स्ट टाइम प्योर क्रिस्टल फॉर्म में यूरिएज एंजाइम को आइसोलेट किया था, कैनवालिया या जैकबीन या लोबिया। ये जानवरों को खिलाने के काम आता है, ग्रीन जो है फॉडर है एनिमल्स के लिए, उसी के सीड से जो आइसोलेट किया था यूरिएज एंजाइम, किसने, जेबी समनर ने। तो एंजाइम के डिस्कवरर हो गए बुकनर, टर्म दिया कोने, और फर्स्ट टाइम प्योर फॉर्म में जो एंजाइम प्योर क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट हुआ था उसका नाम क्या था, यूरिएज, और जेबी सुमनर ने इसे आइसोलेट किया था जैकबीन या लोबिया से। अब आ जाओ, राइबोजाइम क्या है। आपको पता है कि ज्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं, पर आप 12th में पढ़ चुके हो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन का ना बन करके न्यूक्लिक एसिड है, जो एंजाइम की तरह से बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल सही भुवन खंडेलवाल। तो वो एंजाइम्स जो आरएनए मॉलिक्यूल है और कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, राइबोजाइम। एनसीईआरटी ने यहाँ पे दे रखा है। और L19 RNAs was discovered by T-Sec from rRNA of protozoan Tetrahymena thermophila. L19 RNAs एक राइबोजाइम है जिसे T-Sec ने डिस्कवर किया था। किसके, प्रोटोजोन का नाम है टेट्राहाइमेना थर्मोफिला, उसके rRNA से डिस्कवर किया था। ऐसे ही दूसरे राइबोजाइम में RNase की है, राइबोन्यूक्लियस की इसे बोलते हैं। ये भी राइबोजाइम है जिसे डिस्कवर किया था अल्टमान ने प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, ये आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जिन्हें आपको मेमोराइज करना है। अब आ जाओ, बायो कैटलिस्ट किसे बोलेंगे, वो कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग बॉडी। अगर केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में चल रही है, हाँ 23 SRRNA है, टेलोमेरेज भी है ना, पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज जिसको कहते हो, वो सब है राइबोजाइम। वो पढ़ के आ रहे हो, पढ़ा चुका हूं पहले ही। बायो कैटलिस्ट, शांत हो जाओ, चैटिंग बंद करो। बायो कैटलिस्ट biocatalyst catalyzes the chemical reaction of livings. Catalyzes the chemical reactions of livings. Livings के chemical reaction को जो catalyze करेगा उसे हम क्या कहेंगे, biocatalyst। इसमें आप देख रहे हो बेरियम हाइड्रोक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा, तो ये दोनों क्या हुए, सबस्ट्रेट हुए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट जब बनता है तो न्यू बॉन्ड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, बेरियम सल्फेट बना लिया और वाटर बाहर आ गया,
तो कोई भी रिएक्शन होती है तो सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को क्या करता है एंजाइम, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम मलका एंजाइम दिया हुआ बायोमॉलिक्यूल में है ना, बायोमॉलिक्यूल का लास्ट जो है वहां पे एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है। आओ अगले में आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम का रोल क्या है, ये सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करेगा और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम कोलाइडल सब्सटेंसेस होंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल होंगे। मैक्रोमॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि प्रोटीन के ज्यादातर बने हुए हैं। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। राइबोजाइम भी न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। जाहिर है पॉलीमर को हम किस में रखते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल में रखते हैं। which are macromolecule of amino acids and are synthesized by ribosome under genetic control. एंजाइम्स का नेचर कैसा है, कोलाइडल है, पहला पॉइंट। एंजाइम्स का नेचर कैसा है, कोलाइडल है। दूसरा ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स ये पॉलीमर हैं किसके, अमाइनो एसिड्स के, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो जाहिर इस वजह से। और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं, राइबोसोम पे होगी। और इस प्रोटीन सिंथेसिस को कौन रेगुलेट करते हैं, जीन्स रेगुलेट करते हैं। तो दे आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। एंजाइम कैन बी डिपिक्टेड बाय अ लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज। अब लाइन डायग्राम क्या है, इसको हम एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला आ जाओ प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब केवल अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती हैं लीनियर चेन में, तो दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल बी टर्म्ड एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। इट इज लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन व्हिच आर ज्वाइंड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये कौन सा बॉन्ड है, बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये सब आप पढ़ चुके हो, बायोमॉलिक्यूल पढ़ते समय प्रोटीन वाले टॉपिक में। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाती है या बीटा प्लीटेड शीट हो जाती है। क्यों, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड एस्टेब्लिश होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हुआ आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आ जाओ टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ये सब लाइन डायग्राम है, एक लाइन के जरिए आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, इसी को लाइन डायग्राम बोलते हैं। डिपिक्टेड का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। टर्शियरी स्ट्रक्चर आओ, आप पढ़ चुके हो प्रोटीन पढ़ाते समय बायोमॉलिक्यूल में कि ज्यादातर एंजाइम्स किस फॉर्म में होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वांडर वाल्स फोर्सेज आ जाएंगे, आयनिक बॉन्डिंग आ जाएगी, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आ जाएगी। ये सारे बॉन्ड्स जब आ जाएं तो उससे जो स्ट्रक्चर फोल्डिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होती है, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, टर्शियरी स्ट्रक्चर। In this structure, backbone of the protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many services are pockets. देख रहे हो ना, छोटे छोटे पॉकेट्स बन जा रहे हैं, और इन्हीं पॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, these pockets are, जब ये प्रोटीन जो है लूप में जो है फोल्ड होती है, तो फोल्ड होने की वजह से छोटे छोटे पॉकेट्स बनते हैं, और इन्हीं पॉकेट्स को हम नाम देते हैं क्या, एक्टिव साइट्स। याद रखना, एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिव साइट्स का होना मस्ट है। एक्टिव साइट्स होंगी तभी वहीं पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और एंजाइम उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इन्हीं सेरिविसेज या पॉकेट्स, तो सेरिविसेज या पॉकेट्स किस फॉर्म में मिल रहे हैं, टर्शियरी फॉर्म में बनना चालू हुई। याद रखना, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, अगर पूछा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फाउंड इन, तो आंसर जाएगा क्या, बोलो, टर्शियरी फॉर्म। किस फॉर्म में मिलते हैं, टर्शियरी फॉर्म में। क्लियर हो गया। आशीष, कोलाइडल दूध की बाल्टी को जो है हल्का सा पानी डाल करके जो धुलते हो, उससे जो स्ट्रक्चर बनती है, दैट विल बी टर्म्ड एज कोलाइडल। आशीष, समझ में आया व्हाट इज कोलाइडल?
चलो एक्टिव साइट पे आओ। An active site of enzyme is a cerevix or pocket into which the substrate fits. Thus, enzyme through their active sites catalyze reactions at high rate. ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं, ये सारे छोटे पॉकेट्स को हम क्या कहेंगे? दे आर टर्म्ड एज एक्टिव साइट्स। इन्हीं को हम क्या नाम देंगे? एक्टिव साइट्स। क्लियर हुआ? एक्टिव साइट्स क्या है? क्लियर हुआ? अगर ये क्वेश्चन कल दे दिया गया, जरा सा सुनो, एक मिनट शांत हो जाओ। अगर क्वेश्चन तेरे से ये पूछ लिया गया कि ऑल एंजाइम्स आर फाउंड इन देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सही है गलत है? फॉल्स है। वेरी गुड। सम आर फाउंड इन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आल्सो। ठीक है। सम एंजाइम्स स्पेशली जो आइसोजाइम्स होते हैं वो अपने टर्शियरी फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है। मोस्ट एंजाइम्स आर फाउंड इन देयर टर्शियरी स्ट्रक्चर। वेरी गुड, वेल डन। अगला आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ही चल रहा है। नेक्स्ट आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय आइसोजाइम्स। मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म एंजाइम का जब होता है बेटा, तो उसी को हम आइसोजाइम बोलते हैं। स्ट्रक्चर तो इनकी डिफरेंट होती है, बट इनका फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। अगर कोई एंजाइम डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हो? डिफरेंट हो, बट सारे स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या है? कॉमन है, सेम है, तो उसको आइसो एंजाइम बोलेंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इसका यूज भी आप देख चुके हो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। याद आया? कहाँ पे आया था? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट और रिएक्शन। एक एंजाइम जिस सर्विसेज का मतलब होता है पॉकेट, दरार। कृतिका सर्विसेज का मतलब दरार होता है, पॉकेट होता है छोटे छोटे। ठीक है। तो ये अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होंगे? हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पढ़ चुके हैं। अगला आ जाओ, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यानी एक एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर रहा है, जब तक वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा उसी की कैटालिसिस के लिए जिम्मेदार होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। इसलिए लिख रहा है कि ये अपने सबस्ट्रेट और रिएक्शन के लिए क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कैटलाइज अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए इनका जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम होगा। अब आ जाओ टर्नओवर नंबर। It is the number of substrate molecules converted into product per unit time by a molecule of enzyme. एक एंजाइम मॉलिक्यूल के जरिए पर यूनिट टाइम में जितना मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, that will be termed as its turnover number. इस टर्नओवर नंबर के जरिए जो है किसी एंजाइम की कैटालिटिक पावर को देखते हैं। क्या कहा हमने? एक एंजाइम के द्वारा जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज इट्स टर्नओवर नंबर। हमने कहा किसी भी एंजाइम का टर्नओवर नंबर उसके कैटालिटिक पावर को क्या करेगा? शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कैटालिटिक पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्नओवर नंबर। यानी एक एंजाइम का अगर टर्नओवर नंबर ज्यादा है तो उसका कैटालिटिक पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कैटालिटिक पावर ऑफ एन एंजाइम रिमेन्स सेम इवन आउटसाइड द रिएक्शन, आउटसाइड द लिविंग बॉडी। अगर कैटालिटिक पावर एंजाइम का आप देखते हो तो टेस्ट ट्यूब में भी है ना, जैसे वो इनसाइड द बॉडी कैटालिसिस कर रहा है, वैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कैटालिसिस करेगा। यानी कि उसका कैटालिटिक पावर इन और आउट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अब आ जाओ, ये एंजाइम का नाम दिया, ये इसका टर्नओवर नंबर दिया है, और ये एनसीईआरटी से है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। पूछा जाएगा आपसे कि फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है, तो आंसर जाएगा क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसका टर्नओवर नंबर कितना? 360 लाख पर मिनट। एक मिनट में 360 लाख जो है ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैटलेस का कितना है? 50 लाख पर मिनट। फ्लावोप्रोटीन 50 पर मिनट। लाइसोजाइम 30 पर मिनट। ये डेटा आपको याद रखना अच्छे से।
सुशांत कुमार, अभी हमने बताया ना बेटा, एक एंजाइम मॉलिक्यूल जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दैट विल बी टर्म्ड एज इट्स टर्नओवर नंबर। भव्या शर्मा बिल्कुल सही है, कैटलेज आपका पैराक्सिजोम में मिलता है। सुशांत, टर्नओवर नंबर क्लियर हुआ? एक एंजाइम मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम में जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज इट्स टर्नओवर नंबर। सुशांत कुमार, समझ में आया? तो किसी का टर्नओवर नंबर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एंजाइम उस रिएक्शन को बहुत फास्ट रेट में कैटलाइज कर रहा है। अब सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर तुझसे पूछा गया तो आंसर गया क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। हाँ, जाहिर, जिसका टर्नओवर नंबर ज्यादा होगा उसका कैटालिटिक पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। ये टेबल बेटा लर्न करना, क्योंकि एनसीईआरटी का टेबल है और तुझसे पूछ लेगा इसको, ठीक है? तो सबसे फास्टेस्ट हुआ कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैटलेज क्या हुआ? सेकंड फास्टेस्ट हो गया इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब आओ, एंजाइम्स व्हेन नॉट इन यूज रिप्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म कॉल्ड जाइमोजन कहते हैं या प्रो एंजाइम। आप इसे जियोलॉजी में पढ़ भी चुके हो। वो एंजाइम फ्लावोप्रोटीन बेटा बैक्टीरिया में यूज होगा और प्लांट में भी आएगा कैरोटीन के सिंथेसिस वगैरह में। एंजाइम व्हेन नॉट इन यूज, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जब वो यूज में नहीं होते हैं तो बेटा वो अपने इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट विल बी टर्म्ड एज प्रो एंजाइम, या उसी को जाइमोजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पढ़ के आ रहे हो जियोलॉजी में, पेप्सिनोजन, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है, ऐसे ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म। कंफर्म हो गया यहां तक? वेरी गुड। अब यहां पर बायो कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो है कंपेयर किया गया, इसको समझ लीजिए। Enzymes are thermosensitive and get damaged at high temperature, says above 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादातर एंजाइम्स जो है थर्मोसेंसिटिव यानी टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और वो अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करते हैं? डैमेज हो जाते हैं। ज्यादातर एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उसी को थर्मोसेंसिटिव कहते हैं, और हाई टेम्परेचर होने पर क्या होगा? ये डैमेज हो जाएंगे। अबव 40 डिग्री जाने पर ये डीनेचर होने लगते हैं। प्रोरेनिन भी आपका जो है एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का। प्रोरेनिन, रेनिन का जो है इनएक्टिव फॉर्म है, वो भी सही है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होंगे? दे वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर। जहां एंजाइम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डैमेज हो रहे हैं और कैटलिसिस इनकी पुअर हो रही, वहीं पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होंगे? अपनी बेस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, यानी उनकी कैटलिसिस क्या होगी? ज्यादा होगी। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो थर्मोस्टेबल होते हैं, और उससे आप पढ़ करके आ रहे हो। एंजाइम का नाम टाइप करो। वो एंजाइम जो थर्मोस्टेबल होते हैं उनका नाम टाइप करो। वेरी गुड, सबने जवाब दे दिया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है। वेरी नाइस। योर आंसर विल बी टैग डीएनए पॉलीमरेज या वेंट फ्लू पॉलीमरेज, जिसे आप पीसीआर में यूज करते हो, ठीक है? वही। हाउएवर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जो हॉट वेंट्स में है और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, आर स्टेबल एंड देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर। Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms. टैग पॉलीमरेज किससे आया बेटा?
थर्मस एक्वेटिकस से। और ये क्या है? हॉट सल्फर स्प्रिंग में पाया जाने वाला है ना बैक्टीरिया, कौन सा? आर्की बैक्टीरिया है ना, थर्मोएसिडोफाइल्स है। क्या है? थर्मोएसिडोफाइल्स है। तो ये हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिलता है। तो इस वाले पॉइंट में दोनों में क्या कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे पाए जा रहे हैं, लाइक दैट ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हॉट वेंट्स में भी पाए जा सकते हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी पाए जा सकते हैं। इनकी क्या खासियत होती है कि इनके एंजाइम्स, इनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले माइक्रोब्स हैं, तो उनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर्ड नहीं होते हैं। तो जाहिर है कि जब कोई भी एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होता तो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेबल बोलते हैं। पर ये केवल बहुत कम ही है, और इसमें टैग डीएनए पॉलीमरेज एक गुड एग्जांपल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? पीसीआर टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे आओ। अनकैटलाइज्ड वर्सेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ये भी आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, तो स्पीड क्या होती है, और बिना कार्बोनिक एनहाइड्रेज के तो स्पीड क्या होती है? जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेटा नहीं होता है तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। वाटर में CO2 को फिल कर दो, वैसे भी होती ही रहेगी, एटमॉस्फेयर में है, तो 1 घंटे में CO2 और वाटर मिलकर के कितना कार्बोनिक एसिड बनाएंगे? 200। कितना बनाते हैं? 200। ठीक है, बट बेटा जैसे ही आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऐड करते हो तो आप देखोगे ये पर सेकंड जो है 6 लाख मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एसिड के बनने लगते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड्स आर फॉर्म। तो यह एंजाइम क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को कितना मिलियन टाइम्स जो इंक्रीज कर रहा है? 10 मिलियन टाइम्स। दिस एंजाइम कैटलाइजेस द रेट ऑफ रिएक्शन अप टू 10 मिलियन टाइम्स। 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे थे, है ना, और 6 लाख मॉलिक्यूल्स अब पर सेकंड बनने लगे जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपने अप्लाई किया। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन को कितना कैटलाइज कर दिया एंजाइम, या कितना जो है रैपिड कर दिया, फास्ट कर दिया? 10 मिलियन टाइम्स। क्या कर दिया? 10 मिलियन टाइम्स इसको रैपिड कर दिया। अब आओ, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? ये कैसे जो है केमिकल रिएक्शंस को जो है कैटलाइज कर रहे हैं? ये सुनो, इनके रेट को कैसे बढ़ा रहे हैं। ये आपका एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का ये ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है। जब ओल्ड बॉन्ड टूटेगा बेटा, न्यू बॉन्ड बनेगा, तो उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और देख रहे हो कि जो सबस्ट्रेट था वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब सुनना, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग से लेकर के न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन की जो स्टेज है, दैट स्टेज विल बी टर्म्ड एज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। याद रखना कि ट्रांजिशन स्टेट में चूंकि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल हमेशा क्या होगा? हाईएस्ट होगा। अब ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको ए किया था, इसको बी किया था, और पूछा था ए और बी के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सुनो, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और इधर जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब सुनना ध्यान से, ये सबस्ट्रेट है। जब एंजाइम आप नहीं लगाए हो, विदाउट एंजाइम जब है, तो आप देख रहे हो इसकी ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल क्या बहुत हाई जा रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे ही एंजाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो वह कर क्या रहा है? ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन कर रहा है।
क्या कर रहा है? ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन कर रहा है। ये जो सबस्ट्रेट का जो है एनर्जी लेवल हाई हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये कर क्या रहा है? एंजाइम लोअर डाउन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन to increase the rate of reaction. आपसे ये पूछा गया, फिर पूछा जाएगा कोई एंजाइम किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे जो है रैपिड करता, फास्ट करता, इंक्रीज करता है। तो ये क्या कर रहा है? जब एंजाइम नहीं लगा है तब देखो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना जा रहा है, इतना हाई है। और ये कर क्या रहा है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन कर रहा है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या? वो एनर्जी यस राठौर बेटा, इस समय पैंडेमिक चल रही है, इस समय जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्फेक्ट होगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, हम इन्फेक्ट होंगे कोई और टीचर आकर के पढ़ा जाएगा, लेकिन आप सब इन्फेक्ट हो जाओगे तो वही अच्छा नहीं लगेगा ना टीचर को, ना ही सिस्टम को। सही है, मिनिमम एनर्जी टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। तेरे वहां तू तो घर में बैठा है, तेरे वहां सर्दी बहुत हो रही है, यहाँ पे सोच ना, छोटे छोटे केबिन है, बहुत गल रहा आज, गलन बहुत हो रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू भव्या। चलो सुनो, एंजाइम क्या कर रहा है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर डाउन कर रहा है ताकि जो है प्रोडक्ट जो है जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचे और रैपिडली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। अब सुनो, एक क्वेश्चन और पूछेगा तुझसे, कोटा में ही बेटा बहुत ठंड हो रही है, 6 डिग्री आज टेम्परेचर था। सुन पहले, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखो ध्यान से, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ये है, देख रहे हो कितनी कम हो गई है। तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी लो हुई है, पक्का इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है। और जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है तो बेटा वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, लाइक रेस्पिरेशन। क्या होगा? लाइक रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ बेटा? ये डायग्राम क्लियर हुआ? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा प्राची भारती, वहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो एंडोथर्मिक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते समय देखो ना, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, प्रोडक्ट बनते समय पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना प्रोडक्ट की, तो पक्का इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो गई होगी, तभी तो कम हुई। ये कैसा हो गया? एक्सर्गोनिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। क्लियर हो गया? ये पूछा नहीं है, पूछ लेगा कि ये किस तरह की रिएक्शन को शो करता है, योर आंसर विल बी एक्सोथर्मिक। अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में आ जाओ। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
याद रखना ये रिएक्शन आपकी कैसी है, रिवर्सिबल है। यानी सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो है टाइटली फिट नहीं हुआ तो ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या लिखा है, इरिवर्सिबल। लेकिन जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और सबस्ट्रेट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने लगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन चालू हो गया, तो वहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा उसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ओल्ड बॉन्ड टूटना, न्यू बॉन्ड बनना चालू होगा तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, इरिवर्सिबल। मतलब अब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, फाइनली इनको जो है कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, प्रोडक्ट में। जब सारे ओल्ड बॉन्ड सबस्ट्रेट के टूट गए और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड बन गए तो जाहिर है कि अब प्रोडक्ट का जो शेप होगा वो एक्टिव साइट पे फिट नहीं होगा, तो फाइनली एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। सबसे पहले क्या हुआ, एंजाइम की मान लो ये सेरीबिसेस पॉकेट्स है, इसमें सबस्ट्रेट आके बाइंड किया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना उसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ESC। ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, अगर हमने कहा कि सबस्ट्रेट टाइटली फिट नहीं हुआ एंजाइम पे तो ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल। अब एक बार अगर ये एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आपका टाइटली फिट हो गया तो वो क्या करेगा, एंजाइम इसके ओल्ड बॉन्ड को तोड़ना चालू करेगा और प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, EPC, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इनके अलग होने का कोई चांस नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई बोलो, ये आपकी रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। अब फाइनली क्या होगा, सबस्ट्रेट आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो एक्टिव साइट पे देखो फिट नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, बाहर आ गया प्रोडक्ट और एंजाइम फिर से फ्री हो गया क्या, दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। क्लियर हो रहा हमारी बात। ऊपर की रिएक्शन का यही मतलब है, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स केवल रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, बाकी सारी रिएक्शंस कैसी होंगी, इरिवर्सिबल होंगी। The catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following step. First, the substrate binds to the active site of the enzyme, fitting into the active site. ये आपका सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पे आके फिट हो रहा है। सबस्ट्रेट इंटरनिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सेकंड स्टेप क्या, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। ये जब सबस्ट्रेट इसके अंदर बाइंड करता है तो एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट आसानी से फिट हो सके। तो याद रखना कि यहाँ पर हमारा जो सबस्ट्रेट है ये कैसा है, रिजिड है। सबस्ट्रेट कैसा है, रिजिड है, और एंजाइम हमारा कैसा है, फ्लेक्सिबल। यानी शेप कौन चेंज कर रहा है, एंजाइम चेंज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। और ये शेप इस तरह से अल्टर करेगा, चेंज करेगा ताकि सबस्ट्रेट यहाँ पे टाइटली क्या हो, फिट हो जाए। अब आ जाओ अगले स्टेप में क्या होगा, द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब पास में हो जाएगा। ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। देखो अब ये बॉन्ड तोड़ना चालू कर दिया है एंजाइम और EPC आपका बन करके तैयार हो गया। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द free enzyme is ready to bind another molecule of the substrate, run through the catalytic cycle once again. अब क्या हुआ, ये देख रहे हो प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट्स क्या हुए, आपके एंजाइम के एक्टिव साइट पे फिट नहीं हो रहे हैं तो ये बाहर निकल गए और इस तरह से आपका एंजाइम अब फ्री हो गया है दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन क्लियर हुआ। जो बात ऊपर लिखी हुई है उसी को डायग्रामेटिक मैनर में यहाँ पे समझाया गया। क्लियर हो गया सबको। टाइप फास्ट बेटा, बहुत धीमे टाइप कर रहे हो, वेरी गुड। अब आ जाओ कोफैक्टर। ये एंजाइम है आपका, दो कैटेगरी में आपने डिवाइड किया, सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम कब बोलेंगे, जब केवल एंजाइम बना हो किसका, प्रोटीन का। एग्जाम्पल क्या, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सिंपल एंजाइम है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को टेक्निकल नाम देते हैं क्या, होलो एंजाइम।
कॉन्जुगेटेड एंजाइम के दो पार्ट हुए, एक को बोला एंजाइम एपो एंजाइम और दूसरे को बोला क्या कोफैक्टर। जो प्रोटीन पार्ट होगा बेटा उसे बोलेंगे एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसे बोलेंगे कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। अब तेरे से एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। व्हाट विल बी योर आंसर? टाइप करो। वेरी गुड आकाश बेटा, सबने सही जवाब दिया। आशीष, वीरेश, वेरी गुड, श्रुति, सबने सही जवाब दिया। जिनका सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, प्राची, निशिता, सबने, तनीषा, सबने सही जवाब दिया। जिसका नाम नहीं ले पाया हूं इसका ये मतलब नहीं है वो बहुत जल्दी से चैट चला गया ना, इसलिए नहीं आ रहा। वेरी गुड बेटा, जो प्रोटीन पार्ट होगा वही जेनेटिक कंट्रोल होगा, तो आंसर विल बी एपो एंजाइम। ये अभी नहीं आया है, आ सकता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये छोटा सा मोल्ड दे करके पूछ लेगा कि विच पार्ट ऑफ ओ एंजाइम, वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम, विच पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। तो आपका आंसर हो गया क्या, बोलो, एपो एंजाइम। अगला आ जाओ, अगला आता है कोएंजाइम। कोफैक्टर के तीन पार्ट, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल एक्टिवेटर। कोफैक्टर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल एक्टिवेटर। अब एक एक का डिटेल पढ़ लो। कोएंजाइम्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जा चुका है। एपो एंजाइम के साथ इनकी बॉन्डिंग कैसी होगी? लूज होगी। एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यानी टेम्पररी होता है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है बेटा? टेम्पररी। और जब ये एसोसिएट करेंगे, कैटालिसिस होगी, उसी समय ये जुड़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर विटामिन डेरिवेटिव्स। ज्यादातर कोएंजाइम्स क्या है बोलो? विटामिन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और ये दोनों किस विटामिन से आते हैं बोलो? नियासिन से। ये सारा मस्त याद करके रखना, पूछा जाएगा। कोएंजाइम कब हम बोलेंगे? जब कोई कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो और एंजाइम के साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी हो? लूजली हो और ट्रांजिएंट हो, टेम्पररी हो। और वो बॉन्डिंग होती कब हो? जब कैटालिसिस होने वाली हो, तो उसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। जितने भी कोएंजाइम्स हैं उन्हें अगर आप देखोगे तो दे आर विटामिन डेरिवेटिव्स। और नियासिन का डेरिवेटिव क्या है? NAD है और NADP है। क्लियर हो गया? NAD आपका कोएंजाइम है, हाँ सही है रिजित अग्रवाल। अब आ जाओ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये नीट में आया था और ये कंट्रोवर्शियल बना था उस साल, और बहुत लोगों की रैंक खराब किया था। इसको सुनो ध्यान से। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। यही पहले गड़बड़ था। NCERT केवल ऑर्गेनिक लिखी थी, इनऑर्गेनिक नहीं लिखी थी। बट लेनिंजर ने इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों माना है। और ये आप देखेंगे तो क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड करके आया हुआ है। टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ इसकी बॉन्डिंग कैसी होगी? टाइट होगी। NAD इज कोएंजाइम, ऋषित बेटा सही है। अब इसका एग्जाम्पल क्या? पेरोक्सिडेज और कैटलेज में हीम ग्रुप है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और आपको पता है कि इस हीम ग्रुप में होता है क्या? आयरन। तो वो कैसा हुआ? इनऑर्गेनिक हुआ। ठीक है, अब सुनो, इसीलिए कह रहा हूं ना कि बेटा आ चुका क्वेश्चन बनाना एक्सरसाइज 2 में। तो आप देखना, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो ए स्टेटमेंट था वो करेक्ट था, इसी वजह से करेक्ट था क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, और ये सही भी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ, एंड दे आर टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है हीम ग्रुप ऑफ पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज। कंफर्म हो गया? अब आओ अगले पे, मेटल आयन एक्टिवेटर। ये इनऑर्गेनिक होंगे,
लूजली अटैच्ड होंगे, they form coordination bond with the side chains at the active site and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate. Zinc activator है किसका? carboxypeptidase. Zinc is activator of carboxypeptidase. अब सुनो, जो मेटल आयन एक्टिवेटर्स होंगे वो क्या होंगे? दे आर इनऑर्गेनिक. दे आर इनऑर्गेनिक. जैसे रुबिस्को और पेप्केज का मेटल आयन एक्टिवेटर कौन है? Mg+2. याद आया? याद आया ना? तो ये करते क्या है कि एपो एंजाइम के साथ भी जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और जब सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. और जिंक याद रखना कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का क्या बोलो? मेटल एक्टिवेटर. अब आ जाओ, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस. अब हम क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम पढ़ रहे हैं, और जिसमें देख रहे हो एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और 4 to 13 सब क्लासेस होते हैं. नेम अकॉर्डिंग बाय अ 4 डिजिट नंबर. 4 डिजिट नंबर जो ये बेटा लिखा हुआ है, इसे को हम बोलते हैं एंजाइम कमीशन. इसको क्या बोलते हैं? एंजाइम कमीशन बोलते हैं. और इसका फार्मूला याद रखना, OTHLIL. ये सीक्वेंशियल ऑर्डर है जिसको आपको रट के रखना है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो दे रखा है ना? 4 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन भी वो पूछ लेगा. तो पूछेगा आपके साल क्या? ज्यादा से ज्यादा पहले क्लास के बारे में पूछ सकता है ना? एग्जाम्पल जो है इसका हेक्सोकाइनेज दिया हुआ है, और हेक्सोकाइनेज का 4 डिजिट नंबर 2711. पहला जो है ये इसका क्या है? क्लास है. दूसरा नंबर जो है क्या है? सब क्लास है. तीसरा नंबर सब क्लास है. और चौथा नंबर क्या है? रिएक्शन है. एंजाइम किस तरह की रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है. ये 4 डिजिट नंबर है. OTHLIL अभी मतलब समझ में आएगा आकाश को? हमने कहा हर एंजाइम का 4 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हेक्सोकाइनेज का 4 डिजिट नंबर दिया 2711. तो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका क्लास. 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब क्लास. 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब क्लास. और 1 क्या कर रहा है? लास्ट वाला वो किस तरह के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है. ठीक है, ये हर एंजाइम का 4 डिजिट नंबर होता है, एंड दैट 4 डिजिट नंबर विल बी टर्म्ड एज क्या? एंजाइम कमीशन. इसी 4 डिजिट नंबर को हम क्या नाम देते हैं? EC बोलते हैं शॉर्ट, या एंजाइम कमीशन करते हैं. ठीक है, अभी आपको बताऊंगा, आगे आने दो, अभी आपको समझ में आएगा सारा. अब अगला पॉइंट आता है, thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reactions they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes. कितने क्लास में डिवाइड करते हैं हम? 6 क्लास. अब देखो, पहला क्लास क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज. दूसरा क्या क्या? OT. T का मतलब ट्रांसफेरेज. तीसरा है आपका OTHL हाइड्रोलेज. चौथा क्या है? लाइएज. पांचवा क्या है? आइसोमेरेज. और 6 क्या है? लाइगेज. 2 L आ रहा है तो याद रखना जोड़ने का काम सबसे लास्ट में होता है. ठीक है, तो लाइगेज लास्ट में चला जाएगा. अब जैसे हमने कहा आपसे कि एक एंजाइम है जिसका एंजाइम कमीशन
3721 है, तो वह किस क्लास का मेंबर होगा? इसी के लिए फार्मूला दिया OTHLIL। देखो मिल गया ना आंसर, क्या हो गया? हाइड्रोलेज हो गया। सबका जवाब सही आ रहा है। मान ले तेरे से पूछ दिया क्वेश्चन, क्योंकि 4 डिजिट नंबर वो दे रखा है, तो बिल्कुल पूछ लेगा कि वो एंजाइम किस क्लास का मेंबर होगा। तो जाहिर है कि अगर आपको सीक्वेंस याद है OTHLIL, तो आपने पकड़ लिया ना हाइड्रोलेज। कंफर्म हो गया, ये एंजाइम किस क्लास का मेंबर हो जाएगा? बोलो, हाइड्रोलेज हो जाएगा। जो भी आएगा यहीं तक आएगा 4 डिजिट नंबर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? टाइप फास्ट। तनीषा बेटा क्यों नहीं समझ में आया? मैंने कहा ना ये फार्मूला। तनीषा चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। एक एंजाइम है जिसका एंजाइम कमीशन नंबर है 5162। अब मैं आपसे पूछूं कि यह एक एंजाइम का 4 डिजिट नंबर है, यह किस क्लास का मेंबर होगा? तनीषा टाइप करो। प्राची भी देखो जवाब दे दी। तनीषा समझ में आया? तो सारे लोगों का जवाब आ गया। योर आंसर विल बी आइसोमेरेज। बिल्कुल सही है। 5th पोजीशन पे देखो कौन आ रहा है, OTHLIL में आई आ रहा था, आइसोमेरेज हो गया। कंफर्म हुआ तनीषा? थंब शो करो तनीषा। चलो ठीक, ओके बेटा। अब आ जाओ एक एक का डिटेल पढ़ लेते हैं। पहला आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। ये पढ़े हुए हो, वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटलाइज करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब देखो, यस रिड्यूस्ड है, यस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है। अब क्या हुआ? यस आपका ऑक्सीडाइज हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने हाइड्रोजन दिया इसको, और इसको क्या किया? रिड्यूस कर दिया एस डैश को। जाहिर है कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज और सारे डिहाइड्रोजनेज आप पढ़ चुके हो। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी ऐसा ही है ना। वासुदेव, वासुदेव तेरा भी नाम लेंगे बेटा, क्यों नहीं लेंगे? चैट बहुत जल्दी जल्दी जाता है ना, इसलिए नाम दिखता नहीं है ना बेटा। तुम लोग चैट करते हो ना, फटाफट वो पास कर जाता है। सबका नाम मैं लूंगा, ठीक है? जितने भी हो, जो दिलों में रहते हैं उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। तुम सब के सब मेरे दिलों में रहते हो। आई बात समझ में? चलो आओ ट्रांसफेरेज पे आओ। ट्रांसफेरेज का मतलब जो ग्रुप ट्रांसफर करता हो, ठीक है? अबे सुन न पहले, ट्रांसफेरेज सुन लेने पहले, खत्म होने दो। वो एंजाइम जो ग्रुप ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होता है, दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रांसअमीनेज। वाह निशिता तिवारी, वेरी गुड बेटा। कल तो तेरा याद है, आज भी मैं पूछने ही वाला था। कल मैंने एक एग्जाम्पल तेरे को बताया था ना, ट्रांसअमीनेज। याद कर, अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप को कीटो एसिड के कीटो ग्रुप के साथ क्या कहा? हेक्सोकाइनेज। वेरी गुड श्रुति, वो भी ट्रांसअमीनेज है, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम कैटलाइजेज अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अगर ट्रांसफर कर दिया तब तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में चला गया, ठीक है? अदर देन हाइड्रोजन, जैसे यस और जी है, यस डैश है, तो यस बाहर हो गया, एस डैश जी के साथ ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया। ये हो गया क्या? ट्रांसफेरेज। अगला आओ, हाइड्रोलेज में आ जाओ। हाइड्रोलिसिस के लिए जो जिम्मेदार होगा, और वो हाइड्रोलिसिस किन बॉन्ड्स का कर सकता है? ईस्टर का कर सकता है, ईथर का कर सकता है, पेप्टाइड का कर सकता है, ग्लाइकोसिडिक कर सकता है, कार्बन कार्बन के कोवैलेंट बॉन्ड कर सकता है, हैलाइड का कर सकता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बॉन्ड का कर सकता है। ये सब बॉन्ड को क्या कर सकता है? हाइड्रोलाइज कर सकता है।
और हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल तो वाह, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेल डन, सही है। आंसर हुआ क्या है? माइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है ना, ये सारे हैं। अब लाइएज में आओ, लाइएज में मामला फंसेगा तुम्हारा, और इसमें एक पॉइंट इसमें पकड़ करके रखना है, और वो एक पॉइंट क्या है? मेकिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या पकड़ करके रखना है? मेकिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Enzymes that catalyzes removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving carbon carbon double bonds. यह एक सबस्ट्रेट है, CX और CY ये इसकी साइड चेन्स है। रिएक्शन हुआ, इन दोनों को तोड़ा गया और इन दोनों से जो है आपका प्रोडक्ट बना, और आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो लाइएज हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसका एग्जांपल आपको पता है, एल्डोलेज। क्लियर हुआ? अब आओ आइसोमेरेजेस में। ऑल एंजाइम्स कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स, है ना? विधि बंसल, वेरी गुड। म्यूटेज है ना आपका, क्या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया था 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वेरी गुड। PgAl को कन्वर्ट किया गया था DHAP, वेरी नाइस, वेल डन। और हेक्सो आइसोमेरेज था जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट किया था किसमें? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये सारे जो है जिस एंजाइम के जरिए कैटलाइज होंगे वो आइसोमेरेज। लाइगेज भी पढ़ चुके हो, लाइगेशन का काम करे, जो जोड़ने का काम करे, लिंकिंग टुगेदर enzymes which catalyze joining of CO, CS, CN, PO, etc. bonds. इन bonds को जो जोड़ने का काम करेगा, they are coming under the category ligases. Ligase का एग्जाम्पल आपको पता ही है, सिट्रेट सिंथेटेज, DNA लाइगेज, RNA लाइगेज, ये सब के सब क्या है आपके? लाइगेज एंजाइम्स। अब आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। The activity of an enzyme can be affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of protein. कोई भी फैक्टर जब किसी प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को क्या करे? अल्टर कर दे, चेंज कर दे। यश राठौर बेटा, जब भी कोई एंजाइम पोजिशनल, ज्योमेट्रिकल या जो है किसी तरह का आइसोमर बना रहा है, इंटर कन्वर्जन कर रहा हो और किसी तरह का आइसोमर बना रहा है, तो उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? आइसोमेरेज। हमने कहा जब भी कोई एंजाइम ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, इन्वर्टेज, तो इन्वर्टेज आकाश कुंडू बेटा ये तो हाइड्रोलेज में आएगा ना, किसमें आएगा? हाइड्रोलेज में आएगा, है ना। हाँ आज क्वेश्चन और तो होगा, जबरदस्त होगा बब्बिया। अब आओ आइसोमेरेज क्लियर हो गया, चलो आगे आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग में। हमने कहा कि अगर कोई एंजाइम, कोई भी फैक्टर अगर एंजाइम की टर्शियरी स्ट्रक्चर को अल्टर करे, चेंज से, तो दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एंजाइम के टर्शियरी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर्स। ये चार अपन को पढ़ना है। अब एक एक करके सुनो। सबसे पहले आ जाओ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है और इधर आपकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और थम्स रूल या Q10 हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। Q10 की वैल्यू एंजाइम के लिए क्या होगी? 2।
enzymes generally functions in a narrow range of temperature. पहला point. It shows highest activity at a particular temperature called optimum temperature. A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction. Thus, value of Q10 for enzymatic activity is 2. ठीक है, अब सुनो, ये बता चुका हूं क्लास में। टेम्परेचर की जो रेंजिंग वैल्यू है वो क्या बहुत नैरो है। C3 प्लांट के लिए आप पढ़ चुके हो 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और C4 के लिए कितना है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। याद आया? याद आया ना सबको? वेरी गुड। तो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो, ऑप्टिमम हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर शब्द इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करेंगे, और वो रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाती है एंजाइम कैटलाइज, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। दूसरे पॉइंट पे आओ, थम्स रूल क्या कह रहा है, एवरी 10 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर मेक्स द रेट ऑफ रिएक्शन डबल या हाफ, और इसी को हम बोलते हैं क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। Q10 का मतलब क्या बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो Q10 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो। अब इसके ग्राफ का शेप पूछेगा, शेप कैसा आ रहा है बोलो, बेल शेप। ग्राफ समझ लो, ये जो है आपका पॉइंट हुआ क्या बोलो, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, क्या हुआ, ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसको हम बेल शेप्ड बोलते हैं। योर ग्राफ विल बी टर्म्ड एज व्हाट, बेल शेप। आपका ग्राफ कैसा है, बेल शेप्ड है। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आप रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हो क्या रही, बढ़ रही, बढ़ रही, और एक ऑप्टिमम लिमिट पर पहुंचने के बाद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब क्या हुआ, ये जो सेकेंड हाफ ग्राफ का है वो क्या शो कर रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर आप जो है ऑप्टिमम रेंज के आगे ले जाते हो, वैसे ही एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए हैं और उनका डीनेचुरेशन चालू हो जाता है। और प्रोटीन बेटा अगर डीनेचर्ड होगा तो उसकी एक्टिव साइट्स क्या होगी, खत्म होने लगेंगी, और एक्टिव साइट्स खत्म हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। क्लियर हुआ सबको, कंफर्म हुआ, वेरी गुड। अब लो टेम्परेचर पे किसी पे एंजाइम को अगर प्रिजर्व करना है इनएक्टिव स्टेट में, तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आप उनको रख दो तो एंजाइम प्रिजर्व हो जाएगा। और एक चीज आप पढ़ ही चुके हो, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या पढ़ चुके हो, क्रायो प्रिजर्वेशन। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व करते हैं ना, वेरी गुड। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। दूसरा आ जाओ पीएच पे। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम या एक फिक्स पीएच होता है जिसपे उसकी एक्टिविटी क्या होती है, बेस्ट होती है। लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट एट विच पीएम, लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क्स बेस्ट एट विच पीएच, 5, वेरी गुड। और वहीं पर क्या आंसर हो गया, 5। एसिडिक मीडियम में ना एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हो ना उनको। और सेम केस क्वेश्चंस कि मोस्ट ऑफ द enzymes found in cytoplasm, their best working pH will be 7.2. very nice, well done। मुझे तो लगा भूल गया, याद है, very nice बेटा, 7.2 to 7.4, very good, well done। अब आ जाओ इसको समझो। enzymes are generally function in a very narrow range of pH. Each enzyme shows its highest activity at a particular pH
called optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value. यहां पर भी ग्राफ का शेप कैसा आया, बेल शेप्ड आया। अब सुनो, ये जो पीएच हुआ ये क्या हुआ आपका, ऑप्टिमम पीएच हुआ। ये क्या हुआ, ऑप्टिमम पीएच हुआ। ठीक है, कह रहा है कि जो ऑप्टिमम पीएच है उसके आइदर ऑफ द डायरेक्शन अगर आप जा रहे हो, चाहे डिक्रीजिंग जा रहे हो चाहे इंक्रीजिंग जा रहे हो, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जो एंजाइम की टर्सरी स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाती है, यानी एक्टिव साइट्स क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं। तो ऑप्टिमम के आइदर ऑफ द रेंज अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होगी, तो डिक्रीजिंग। ऑप्टिमम के आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ पीएच द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, आंसर चला गया क्या, डिक्रीजिंग। और रीजन क्या डिक्रीज होने का, रीजन क्या, नहीं करेंगे तो कब, विधि बंसल वो काम तो दूसरे पीएच पे भी करेंगे, बट उनकी रेट ऑफ कैटालिसिस क्या होगी, पुअर हो जाएगी। क्यों पुअर होगी, क्योंकि एक्टिव साइट क्या होगी, डिग्रेड हो जाती है ना, इस वजह से। वेरी गुड, वेल डन बेटा, आगे आ जाओ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आ जाओ। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपसे एग्जाम में खूब पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecules. अब सुनो, जब हम किसी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कुछ समय तक आप देखोगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। एक ऐसी स्टेज आती है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फर्दर इंक्रीज नहीं आती रेट ऑफ रिएक्शन में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिमम या वी मैक्स या सैचुरेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एंजाइम कहो या वी मैक्स को, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उस समय उसके कैटालिसिस की। ठीक है, अब आओ, क्वेश्चन ये है कि जब भी हम उसके फर्दर जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ रही। तो बेटा उसका रीजन ये है कि सारी एक्टिव साइट्स फिल हो चुकी हैं और अब हमारे पास एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं है, एंजाइम का सैचुरेशन हो चुका, सारी एक्टिव साइट उसकी भर चुकी। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, हमारी वहां पे जाकर के स्टेशनरी हो जा रही है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, किसी सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करता है, that will be termed as Km, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। Km क्या है, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। और ये किसी भी एंजाइम की कैटालिसिस का पैरामीटर होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कहा वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे कोई एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर रही है, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट या Km। क्लियर हो गया। फॉर अ बेटर कैटलिस्ट Km वैल्यू शुड बी
लो की हाई? लो। तो हम कह सकते हैं क्या, कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, Km। क्लियर हुआ? लोएस्ट Km जरा से टाइप कर दो, किस एंजाइम का Km वैल्यू लोएस्ट होगी? टाइप करो तो जरा फास्ट। बहुत सही जवाब, देखो डबल यस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वेरी नाइस। उसका टर्नओवर, यानी हम कह सकते हैं कि जिसका टर्नओवर नंबर हाईएस्ट होगा उसकी Km वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। कह सकते हैं ना, जिसका टर्नओवर नंबर हाईएस्ट होगा उसकी Km वैल्यू क्या होगी, लोएस्ट होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ चलो बंद कर देते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, बंद कर दो अब। चलो अब सुनो, क्वेश्चन का जवाब दो। How many essential elements are found in plant body? Very good. सबका जवाब सही है, 17, वेरी नाइस। How many macronutrients are found in plant body? Rajit Agarwal, very nice beta, 9. Correct answer will be 9. And how many micronutrients are found in plant body? 8. Very good, well done. Question suno. The macronutrient which is largely used, the macronutrient which is largely used in plant body, nitrogen. Very good. सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना नाइट्रोजन। ठीक है, अगला, the macronutrient which is used largely, the micronutrient which is used largely in plant body. Your answer will be iron. Very good. अगला क्वेश्चन, soilless cultivation of plant is called, soilless cultivation of plant। कितना फास्ट टाइप करते हो तुम लोगों की, तो स्पीड देख करके मैं दंग रह जा रहा हूं। जबरदस्त, आसम, बहुत खतरनाक टाइप कर रहे हो। योर आंसर विल बी हाइड्रोपोनिक्स, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन, if the concentration of the macronutrient is more than critical concentration and it causes a reduce in weight up to dry matter up to 10%, then it is called। क्वेश्चन भी नहीं कंप्लीट होने दिया, आंसर टाइप कर। चल ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल। वेरी गुड। Components of energy rich compounds. Very nice. Phosphorus and magnesium. Magnesium act as metallic activator of enzyme of photosynthesis as well as the respiration. Correct or incorrect? True. Very good. Zinc is metallic activator of alcohol dehydrogenase. Akash Kundu, well done beta. Answer will be alcohol dehydrogenase. Very good. Next question. अगला क्वेश्चन,
chlorosis is caused by the deficiency of. Chlorosis is caused by the deficiency of. पूरा बोलना है, विधि का सही आया है, NKS M cube एजेंट, वेरी नाइस, बहुत सारे सही जवाब दे दिए, वेरी गुड. नेक्रोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी. नेक्रोसिस, वेरी गुड, कमकुके. अगला, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन is caused by the deficiency of. Inhibition of cell division is caused by the deficiency of MKSMO. Very good. Or delay in flowering is caused by the deficiency of NSMO. Very good. Well done. बहुत अच्छा, मजा आ गया, दिन बना दिया आज का तुम सबों ने. बोल प्रियांशु दवे, डाउट बोल. कर रहा हूं, पहले प्रियांशु दवे का कुछ डाउट आ गया. अब एक सेल बायो का क्वेश्चन भी हो जाए. बेटा किसी भी एंजाइम का केएम अगर आपने जो है हाई कर दिया, हाई केएम का मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई होने पर वी मैक्स आपका हाफ जो है देर से आएगा ना. केएम बढ़ेगा तो वी हाफ वी मैक्स भी बढ़ेगा और देर से आएगा. तो जाहिर है कि जब हाफ वी मैक्स लेट आएगा तो वी मैक्स भी लेट आएगा, है ना. चलो पूरे सिलेबस का करेंगे, कर लो, मुझे कोई अभी पहले मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत कुछ बाकी है. ठीक है. द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज फाउंड इन ओनली फ्यू प्रोकैरियोट्स and is absent in most of the prokaryotes and all eukaryotes. True or false? True. Very good. अगला क्वेश्चन. Metallic activator of nitrogenase and nitrate reductase is molybdenum. Very nice. Nitrate reductase is responsible for conversion of नहीं वहां तक पहुंचे ना. नाइट्रेट टू नाइट्राइट विधि बंसल सही बताई. नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है. और फाउंड इन विच पार्ट ऑफ लीफ. विधि बंसल का फिर सही जवाब आया साइटोप्लाज्म. कहां पे मिलेगी? साइटोप्लाज्म में. और नाइट्राइट रिडक्टेज कहां मिलेगी? नाइट्राइट रिडक्टेज प्लास्टिड में, लीफ के प्लास्टिड में मिलेगा. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन. डीनाइट्रीफाइन बैक्टीरिया रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. वेरी गुड. अगला. इन रिडक्टिव amination which of the following reaction intermediate of Krebs cycle are used? Alpha KGa. Very good. Alpha KGa. ठीक है बेटा, आज यहीं पे क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, अगले क्लास में फुल करेंगे. ठीक है. मस्त तैयार किए हो आप, कोई दिक्कत नहीं. हो गया मिनरल न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट. जो बचा हुआ कल पूछ लेंगे. ठीक है. ओके बाय बेटा, टेक केयर.
2 मिनट रुको।